हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ और भारत की राज्य व्यवस्था में मैंने शुरू किया था भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास का ये अभी का जो लेक्चर होगा ये 10वां लेक्चर होगा। इससे पहले मैं आपको 9 लेक्चर इसके दे चुका हूँ और ये भारत के संवैधानिक विकास का अंतिम लेक्चर भी है। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी जो ये भारत का संवैधानिक विकास है, इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर दिया था वो दिया था माउंटबेटन योजना के ऊपर। किस प्रकार से माउंटबेटन योजना में प्रावधान किए गए थे, क्या क्या प्रावधान उसमें किए गए थे, इन सभी चीज़ों पे हमने डिस्कस इससे पहले वाले वीडियो में की थी। अभी का जो हमारा टॉपिक रहेगा, अभी जो ये 10वां लेक्चर मैं देने जा रहा हूँ, इसमें टॉपिक रहेगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये इस समय का टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे अभी। और इस टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले भी हम थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि उससे आपका एक प्रकार से रिव्यू भी हो जाता है और आगे का जो ये चैप्टर है, टॉपिक है, इसको समझने में आसानी हो जाती है। तो इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान लागू हुआ। ठीक है, माउंटबेटन योजना ये पारित हुई 3 जून 1947 में। इससे पहले थोड़ा चलते हैं। 20 फरवरी को क्लेमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने भारत में प्रशासन में भी बड़ा फेरबदल किया था। लॉर्ड वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा और जब ये वायसराय बनकर भारत आए 22 मार्च 1947 को, तो इन्होंने फिर 24 मार्च से 15 अप्रैल तक देश के विभिन्न नेताओं से मुलाकात करी और मुलाकात करने के बाद उनके विचार विमर्श को जानने के बाद दोबारा से कहा गया ब्रिटेन। ब्रिटेन से जब वापस लौटे, वहाँ के जो संसद है वहाँ से अनुमति लेकर जब ये वापस ब्रिटेन से भारत पहुंचे वापस 31 मई 1947 को, उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा से भारतीय नेताओं से मुलाकात करी और कहा कि इसी तरह से हम ये माउंटबेटन प्लान ला रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका भी एक बार इस पे हमें अपनी अनुमति दे दें। तो ये जो भारत के जो नेता लोग थे इन्होंने अपनी सहमति दे दी। उसके बाद 3 जून 1947 को इन्होंने ये जो माउंटबेटन योजना है इसको इन्होंने पारित कर दिया। ठीक है, यानी कि इसको इस दिन इन्होंने इस योजना को लागू कर दिया। और ये जो 3 जून 1947 की जो माउंटबेटन योजना है, इसी योजना के आधार पर ये 1947 का जो भारत शासन अधिनियम है ये ब्रिटेन के जो संसद है उसमें पारित किया गया। तो दोस्तों, ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, ये ब्रिटेन की संसद से भारत में शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए अंतिम अधिनियम है। ठीक है, इसके बाद ब्रिटेन की संसद से कोई भी अधिनियम पास नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद जो भारत है, भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का दर्जा ब्रिटेन के द्वारा दे दिया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा पीछे चले, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 का जो चार्टर्ड एक्ट था, तब तक भारत में किसका शासन था? कंपनी। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अधीन जो कंपनी है, वो कंपनी भारत में शासन व्यवस्था का संचालन कर रही थी। ठीक है, उस बीच जो भी एक्ट या चार्टर्ड एक्ट है भारत में शासन को संचालित करने के लिए ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित किए गए। उसके बाद फिर 1858 से लेकर और ये जो 1947 तक, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसके बाद से लेकर फिर ये 1947 का जो भारत शासन अधिनियम है, तब तक किसका शासन रहा? ब्रिटेन के जो ताज है, ब्रिटेन की जो सम्राट है, उनका शासन यहाँ पे रहा। ठीक, यानी कि जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसके द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त करके जो भारत की जो शासन व्यवस्था है, वो सीधे सीधे ब्रिटेन की जो सामग्री थी उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। उस समय कौन थी ब्रिटेन की सामग्री? महारानी
विक्टोरिया, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने इसको अपने अधीन ले लिया था। और उसके बाद फिर कई विधेयक ब्रिटेन की संसद से पास हुए, ठीक है, और भारत में वो कानून का रूप ले लिया उन्होंने, ठीक है। इस प्रकार से ये जो 1947 का जो ये भारत शासन अधिनियम है, ये ब्रिटेन की संसद से पारित भारत में शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, ठीक है, ये अंतिम अधिनियम है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रिटेन की संसद से पारित कौन सा अंतिम अधिनियम है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें आप ये भी ध्यान रखेंगे 1947 का ये भारत शासन अधिनियम है। तो ये जो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, ये 4 जुलाई 1947 को ये ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। ब्रिटेन की संसद के आपको पता होगा एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और एक हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। वहां से जब ये पारित हो जाते हैं तो कहाँ पे जाते हैं स्वीकृति के लिए, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा या राज्यसभा से जब कोई भी विधेयक पारित हो जाता है तो कहाँ जाता है, अंतिम अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से वहां पे क्या होता था कि जब कोई भी कानून बनता था, ठीक है, दोनों सदनों से पारित हो जाता, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन से, तो अंतिम स्वीकृति के लिए कहाँ जाता था, ताज के पास, ठीक है। यानी कि जो वहां पे जो सम्राट या सामग्री वहां पे जो है उनके पास स्वीकृति के लिए जाता था, और वहां से स्वीकृति के बाद ही वो कानून का रूप लेते थे, ठीक है। इस प्रकार से 4 जुलाई को ब्रिटेन की संसद में इसको प्रस्तुत किया गया, और 18 जुलाई 1947 को ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, जो हायर लेवल के जो एग्जाम्स है इसमें क्वेश्चन आ चुका है कि जो 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, ये ब्रिटेन की संसद से कब पारित किया गया। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 18 जुलाई 1947 को इसको ब्रिटेन की संसद से अनुमोदन मिल गया और ये इसने कानून का रूप ले लिया। अब चलते हैं दोस्तों आगे, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। इसमें सबसे पहला जो प्रावधान किया गया था 1947 का जो भारत शासन अधिनियम है, सबसे पहले इसमें कहा गया कि भारत विभाजन 15 अगस्त 1947 को भारत का 2 डोमिनियन स्टेट में विभाजन कर दिया जाएगा। एक हो जाएगा भारत और एक हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। डोमिनियन शब्द साथ में जोड़ा गया, ठीक है। एक हो जाएगा भारत डोमिनियन और एक हो जाएगा पाकिस्तान डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब आप ये बिल्कुल ये भी ना लगाएं कि भाई अगर आप डोमिनियन उपनिवेश शब्द लगा रहे हैं तो ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था। इसके साथ 2 शब्द जोड़े गए, स्वतंत्र और संप्रभु, स्वतंत्र एवं संप्रभु, ठीक है। तो स्वतंत्र और संप्रभु कब रहेंगे, जब हम आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से स्वतंत्र है, ठीक है। यानी कि बाहर से कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है जो हमें किसी भी तरह से दबाव में लाए, हमें कंट्रोल करे, ठीक है। और आंतरिक रूप से भी हम आंतरिक नीति को लागू करने के लिए हम स्वतंत्र है, ठीक है। ये प्रावधान इसमें किए गए थे। लेकिन ये डोमिनियन शब्द इसलिए जोड़ा गया क्योंकि 1947 में तो इसको स्वतंत्रता दे दी गई, हमें स्वतंत्रता दे दी गई, लेकिन जब विभाजन हुआ तो उस समय अगर जैसे भारत में भी कई संप्रदाय के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्पसंख्यक लोग थे उनके साथ कोई इस प्रकार का भेदभाव ना हो, इन चीजों को देखने के लिए ही ये डोमिनियन शब्द जोड़ा गया। और जैसे ही संविधान बन गया, संविधान लागू हो गया, उसके बाद ये डोमिनियन शब्द स्वतः ही हट गया, ठीक है। तो ये डोमिनियन शब्द तब तक रहा कि भाई अगर इस तरह से कोई जैसे पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में मुस्लिम बहुसंख्यक के लोग थे, ठीक है। और जो हिंदू या फिर सिख है, ठीक है, ये हम इस प्रकार की जो संप्रदाय थे वहां पे अल्पसंख्यक थे, ठीक है। तो वहां पे किसी प्रकार का इनके साथ भेदभाव ना हो, इन सब चीजों को देखने के लिए डोमिनियन शब्द जोड़ा गया। लेकिन ये जो देश, 2 देश बने भारत और पाकिस्तान, ये आंतरिक और बाह्य रूप से दोनों ही स्वतंत्र देश उस समय बनाए गए, ठीक है। हालांकि 14
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तो ये जो 14 अगस्त और 15 अगस्त है, तो जो संविधान सभा की बैठकें हुई थी तो 14 अगस्त से शुरू हुई थी, तो ये जो पाकिस्तान की जो संविधान सभा की बैठक है उसी दिन समाप्त हो गई थी। तो इसलिए ये लोग इसी दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारा जो ये संविधान सभा की बैठक थोड़ी लंबी चली थी, रात के 12 बजे के बाद तक भी चलती रही। ठीक है। रात के 12 बजे के बाद फिर अगला दिन शुरू हो जाता है। ठीक है। अगला दिन शुरू हो जाता है, तो इसीलिए हम ये जो 15 अगस्त है इस दिन हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है। और इसी के साथ इसमें इस बिंदु में ये भी जोड़ा गया कि ये जो दोनों राष्ट्र है, ये जो दोनों डोमिनियन जो स्टेट है, ये जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल है, ठीक है, राष्ट्रमंडल के सदस्य रह भी सकते और नहीं भी रह सकते, ये दोनों के ऊपर छोड़ दिया गया है। ठीक है। कि आप स्वतंत्र हो। अमूमन क्या होता है कि जो ब्रिटिश उपनिवेश जो नेशनल थे, जो राष्ट्र थे, ठीक है, वो ही इस राष्ट्रमंडल का सदस्य बने। ठीक है। लेकिन इसमें कुछ राष्ट्र ऐसे भी थे जो पूर्ण रूप से उपनिवेश थे ब्रिटेन के। ठीक है। तो लेकिन भारत या पाकिस्तान के साथ इस तरह की कोई सीमा नहीं थी कि आप चाहें तो राष्ट्रमंडल का सदस्य बन सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी बन सकते हैं। ठीक है। हालांकि भारत ने बाद में राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली थी बिना किसी दबाव के। ठीक है। तो इस प्रकार से ये उपबंध भी इसमें जोड़ा गया। अब नंबर 2 जो मेन पॉइंट है इसमें, संविधान सभा, यानी कि जो संविधान सभा अलग अलग देश की जो संविधान सभा है, जो अलग अलग जो डोमिनियन स्टेट्स है भारत और पाकिस्तान, उनकी जो संविधान सभाएं हैं वो अपने लिए अलग अलग संविधान का निर्माण करेंगे। और इसमें आप चाहें तो किसी और देश के संविधान को ग्रहण करके, ठीक है, और देश की जो संविधान है उसका अध्ययन करके आप यहाँ पे उस चीज को लागू कर सकते हैं। और आप चाहें तो ब्रिटिश संसद के द्वारा जितने भी अभी तक कानून बनाए गए, ठीक है, और उन कानूनों के माध्यम से ही भारत में शासन संचालित किया जा रहा था, उन कानूनों को आप समाप्त भी कर सकते हैं। तो ये प्रावधान भी इसमें किया गया। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। अभी हमने पढ़ा था कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके द्वारा क्या कर दिया गया था कि जो निदेशक मंडल है या जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको समाप्त करके एक नए पद का सृजन किया गया था, भारत राज्य सचिव पद का सृजन किया था। ठीक है। इस पद को भी इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार से वहां पे एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे। गवर्नर जनरल का पदनाम भी बदलकर क्या कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो ये जो 1947 का जो भारतीय शासन अधिनियम है इसके द्वारा वायसराय का जो पद है उसको समाप्त कर दिया और पुनः एक गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। ठीक है। हालांकि जो गवर्नर जनरल है ये जो कैबिनेट जो स्वतंत्र भारत या स्वतंत्र पाकिस्तान की जो कैबिनेट जो होगी, कैबिनेट के द्वारा इसको नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। जो कैबिनेट मंत्री है उनके द्वारा इनका जो ये वायसराय का जो गवर्नर जनरल का जो पद है इनको नियुक्त किया जाना था। ठीक है। कि किस इस व्यक्ति को इस पद पर रखा जाना है। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया कि जो भारत सचिव का पद ये भी समाप्त कर दिया गया। अब जो भारत सचिव जो 1858 में जो प्रावधान किया गया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक मंडल को समाप्त करके भारत राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था, इसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। ठीक है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं, देशी रियासतों पे एक नज़र डालते हैं। देशी रियासतें, तो ये जो देशी रियासतें हैं, जैसे जब मैं आपको पढ़ा रहा था संविधान सभा, तो
जो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, जुलाई 1946 में जब संविधान सभा के जब चुनाव हुए थे, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि कुछ क्षेत्र ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को दिए गए थे, कुछ जो वहाँ पे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे उनके पास थे, और कुछ किसके पास थे, देशी रियासतों के पास। तो ये जो देशी रियासतें थी ये स्वतंत्र थी एक प्रकार से, कि भाई हम वहाँ अपने जो रियासतों का जो शासन व्यवस्था हम उसको खुद संचालित करेंगे। हालांकि ये पूर्ण रूप से अधीन थे, ब्रिटेन ताज के अधीन थे। तो इसके द्वारा इनको भी क्या कर दिया गया, संप्रभुता प्रदान की गई। ठीक है, संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता इसमें इनको प्रदान कर दी गई। ठीक है, और इसमें ये कहा गया कि आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं, ठीक है, या भारत के साथ रह सकते हैं, ठीक है, या स्वतंत्र रह सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु में ध्यान रखना है आपने कि इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि प्रत्येक डोमिनियन स्टेट का अपना अलग विधानमंडल होगा। उस विधानमंडल में उस देश को शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए कानून का निर्माण किया जाएगा उस विधानमंडल में। ठीक है, यानी कि संसद। ठीक है, उसके बाद इसमें प्रावधान किया गया कि जो भारत के जो गवर्नर जनरल है, या जो प्रांतों में जो गवर्नर जनरल है, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख के तौर पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और ये किसके परामर्श से काम करेंगे, मंत्री परिषद की परामर्श पर ये काम करेंगे। ठीक है, प्रांतों में या जो केंद्र में गवर्नर जनरल और प्रांतों में गवर्नर का प्रावधान इसमें किया गया। इसी प्रकार से अगला बिंदु जो है, 8वां बिंदु अगर हम बात करें, तो इसमें जो ब्रिटिश सम्राट को जो शाही उपाधि दी गई थी, भारत का सम्राट, ठीक है, यानी कि इंपीरियर ऑफ इंडिया, तो ये पद समाप्त कर दिया गया। भारत का सम्राट, जो उनको शाही उपाधि दी गई थी भारत का सम्राट, ये पद भी जो है ना समाप्त कर दिया, क्योंकि भारत का कोई सम्राट नहीं होगा। इसकी जगह किसने ले ली, बाद में भारत के राष्ट्रपति ने। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान दोस्तों इसमें किए गए थे। इस प्रकार से 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश बना। ठीक है, यहाँ पे अपनी कैबिनेट मंत्री जो अपना एक मंत्रालय गठित हुए। ठीक है, तो ये इन सभी चीजों पे भी डिस्कस करते हैं, फिलहाल आपने ये नोट कर लें। ठीक है, 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों ये दोनों ही स्वतंत्र राष्ट्र बने भारत विभाजन योजना के तहत। अब जब भारत का विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के गवर्नर बने थे उस समय, गवर्नर जनरल बने थे। जो खुद को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे वो लास्ट में क्या बने, गवर्नर जनरल। ठीक है, ये थे जिन्ना बने थे उस समय, मोहम्मद अली जिन्ना, ये गवर्नर जनरल बने थे, और लियाकत अली बने थे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, लियाकत अली। क्वेश्चन आ जाता है कभी कि भाई जब पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था तो उस समय उनके प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो बच्चे क्या कर देते हैं, जिन्ना को, क्योंकि जिन्ना को ही सब लोग पढ़ रखे, क्योंकि सबसे ज्यादा उपद्रव पाकिस्तान को अलग करने में इसी आदमी ने मचाया था। ठीक है, ये थोड़ा शांत हो जाता तो आज भी भारत एक होता। ठीक है, तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं, लियाकत अली का नाम बहुत कम आता है, लेकिन इसका नाम, जब ये सांप्रदायिक दंगे भड़के थे तो इसने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम ज्यादा आ जाता है। तो बच्चे क्या कर देते हैं, ये जिन्ना को टिक कर देते। तो प्रधानमंत्री बने थे लियाकत अली, और वायसर गवर्नर जनरल बने थे जिन्ना। इसी प्रकार से भारत की बात करते हैं। भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, ये पीएम बने, यानी कि प्रधानमंत्री बने, और माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन
कौन बने, गवर्नर, यानी कि वायसराय भी थे और इन्हीं को क्या कर दिया, गवर्नर जनरल जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से जब ये भारत के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो इनके साथ एक मंत्रिमंडल भी होगा। अब उस मंत्रिमंडल में कौन कौन से सदस्य हैं जरा उस पर बात करते हैं। तो पहले आ जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल है, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर। जगजीवन राम। उसके बाद अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम मत कर देना, अबुल कलाम आजाद। इसके बाद 8वें पे आ जाएंगे जॉन मथाई, जॉन मथाई के बाद आ जाएंगे आपके C.H. भाभा, या इनको जो है ना H.C. भाभा भी बोला गया है कहीं पे। ठीक है, R. के षणमुगम, षणमुगम शेट्टी। इनको आपने बाय नेम याद रखना है। राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। रफी अहमद किदवई, ये सब प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्य थे। रफी अहमद किदवई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और 14वें थे B.N. गाडविल, गाडविल। ये प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्य थे। और इनमें कौन सा मंत्रालय किस किस व्यक्ति को दिया गया उस पर भी जरा डिस्कस करते हैं। ये थे हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। इसके बाद इन पे फिर विदेश मामले भी थे और राष्ट्रमंडल के जो मामले थे वो भी थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फिर दोबारा से कृषि मंत्री बने। पहले जब ये प्रथम जो अंतरिम सरकार है इसमें भी इनके पास ये कृषि मंत्रालय ही था और खाद्य। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास भी पहले क्या था, गृह था और सूचना और प्रसारण मंत्रालय था। बलदेव सिंह जी के पास उस समय भी रक्षा मंत्रालय था, इस समय भी रक्षा मंत्रालय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस समय नहीं थे इसमें, और इस समय इनको क्या कर दिया, विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री बना दिया। जगजीवन राम उस समय अंतरिम सरकार में भी श्रम मंत्री थे और यहाँ पे भी श्रम मंत्री ही थे। अबुल कलाम आजाद जी इस समय शिक्षा मंत्री बने, उस समय इसमें नहीं थे। उस समय शिक्षा मंत्रालय किसके पास था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। ठीक है, जॉन मथाई जी को बनाया गया रेल मंत्री, रेलवे एवं परिवहन। H.C. भाभा को बनाया गया वाणिज्य मंत्री और R.K. षणमुगम शेट्टी को बनाया गया वित्त मंत्री। उस समय कौन था, लियाकत अली थे उस समय वित्त मंत्री। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर जी को बनाया गया स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, यानी कि हेल्थ मिनिस्टर।
रफी अहमद किदवई, इनको बनाया संचार मंत्री, संचार। श्याम प्रसाद मुखर्जी को बनाया गया उद्योग और आपूर्ति। बस आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कुछ सदस्य वो वहां से उठा के यहाँ पे ला दिए हैं, ठीक है, अंतरिम सरकार से। बस ये कि कुछ जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उनको हटाने के बाद फिर यहाँ पे कुछ सदस्यों को और जोड़ा गया, वो चीजें आपने ध्यान रखनी है, बाकी सारे लोग वहीं पे थे, ठीक है। और ये जो गाडविल थे, BN गाडविल, इनको दिया गया खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय। इस प्रकार से 14 सदस्य इसमें थे, ठीक है। तो जैसे बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी अंतरिम सरकार में भी थे, जो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी थे, और ये बलदेव सिंह जी भी थे, जगजीवन राम जी भी थे, और जान मथाई जी भी थे, ऐसी भाभा जी भी थे। इस प्रकार से ये कितने लोग नए आ गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इन लोगों को आपने याद रखना है। बाकी जो 7 लोग उसी समय जो अंतरिम सरकार जब बनी थी उस समय के हैं, और 7 लोग इसमें नए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो हमारा भारत का संवैधानिक विकास जो चैप्टर है ये समाप्त हुआ। इसके बाद आपसे आगे जो हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद आपसे डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, ठीक है। और भारतीय संविधान की विशेषताओं के बाद डिस्कस करेंगे भारत में जो संविधान के स्रोत है, किस किस देश से भारत का जो संविधान बना है, किस किस देश से क्या क्या चीजें इसमें अपनाई गई, उन चीजों पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो मेन जो सब्जेक्ट है वहां से शुरू होगा, ठीक है। और जो आर्टिकल्स है उसको हम आर्टिकल वाइज आपको पढ़ाएंगे लास्ट तक, क्या क्या उसमें जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, असंवैधानिक संस्थाएं हैं, सारी की सारी चीजें इसमें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप इसी तरह से बने रहेंगे हमारे SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों के अलग अलग नोट्स बनाते रहिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। इस तरह से अगर आप नोट्स बनाते जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कई बार इनका ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जाम में आ चुका है कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, ठीक है। तो ये कौन आ जाएगा आपका, अमृता कौर जी, ठीक है। इसी तरह से भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, आ जाता है। संचार मंत्री कौन थे, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, विधि मंत्री कौन थे, गृह मंत्री कौन थे। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप कोई सा भी एग्जाम दे दे XYZ, ठीक है, ग्रुप C से लेकर ग्रुप D से लेकर और ग्रुप A तक के एग्जाम दे दीजिए, ये सभी चीजें एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से खुद को प्रिपेयर रखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो हमारा अगला सब्जेक्ट होगा, अगला जो टॉपिक है। तब तक के लिए आप बने रहेंगे SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।